इसके बाद आधा घंटे तक आसपास होती हलचल को देखता और जंगलवासियों से आने वाली खबरों को सुनता हुआ मैं उस चट्टान पर बैठा रहा। और जब मुझे संतोष हो गया कि जहाँ तक मैं देख सकता था उस इलाके के अंदर कहीं भी शेर नहीं था, तो अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मैं चट्टान से उतरा और नीचे उस मारे हुए शिकार के पास आ गया। मुझे खेद है कि मैं आपको यह नहीं बता सकता कि भरा पूरा शेर कितने वजन मांस अपने एक भोजन में खा जाता है, परंतु उसकी इस क्षमता का कुछ अंदाजा आपको मेरे यह बताने पर हो जाएगा कि वह एक पूरा सांभर 2 दिन में और भैंस को 3 दिनों में कुछ थोड़ा सा भाग चौथे दिन नाश्ते के लिए छोड़कर खा लेते हैं। जो कटरा मैंने बधाया था वह भरा पूरा नहीं था, परंतु किसी भी तरह से वह कोई छोटा जानवर नहीं था और शेर ने उसको लगभग आधा खा लिया था। इतना आकार का भोजन पेट से भरकर मुझे पक्का यकीन था कि वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और चूंकि जमीन अब भी गीली थी और 1-2 घंटे वैसे ही रहने वाली थी, इसलिए मैंने वह किस दिशा में गया है इसका पता लगाने और हो सके तो उसका पीछा करने का फैसला किया। मारे शिकार के पास रास्ते में गड़बड़ी मची हुई थी, परंतु निरंतर चौड़े होते जाते व्रत में चक्कर लगाकर मैंने उस रास्ते का पता लगा लिया जिससे होकर शेर वहां से गया था। कड़े पैरों वाले जानवरों की अपेक्षा मुलायम पैरे वाले जानवरों के रास्ते का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, परंतु लंबे अनुभव के पश्चात रास्ते का पता लगाने में बस इतना सा ही प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती थी जितनी बंदूक अनुवर्ती कुत्ते को कंध के पीछे पीछे जाने में होती थी। छाया की तरह चुपचाप और धीरे धीरे यह जानते हुए कि शेर भी कहीं इसके पास ही होगा, मैंने वह रास्ता पकड़ा। वहां से 100 गज चलने के बाद मुझे समतल जमीन का एक टुकड़ा मिला जो लगभग 20 फुट वर्ग का था, जिस पर छोटी मुलायम घास की उस किस्म की दरी सी बिछी हुई थी जिसकी जड़ें बहुत गंधयुक्त होती हैं। शेर उस घास पर कुछ समय लेटा रहा था और उसके शरीर की उस पर पड़ी छाप साफ दिखाई दे रही थी। जब मैं यह छाप देख ही रहा था और अंदाजा लगा रहा था कि जिस जानवर की यह छाप है वह कितने बड़े आकार का होगा, मैंने घास की कुछ पत्तियों को जो दबकर नीचे पड़ गई थी फिर उठकर खड़ी होते देखा। इससे संकेत मिला कि शेर 1-2 मिनट हुए ही यहां से आगे गया है। भूमि के अभिविन्यास का कुछ अंदाजा आपको मेरे यह बताने से लग जाएगा कि शेर अपने मारे शिकार को नीचे उत्तर की तरफ से लेकर गया था और उसे छोड़कर वह पश्चिम की तरफ गया था, और वह चट्टान जिस पर मैं बैठा था, मारा गया शिकार और वह जगह जहां मैं अब खड़ा हुआ था, तीनों एक त्रिभुज के कोने बन जाते हैं जिसकी एक भुजा 40 गज की और उसकी 2 अन्य भुजाएं 100-100 गज लंबी थी। घास को उठकर जल्दी खड़े हो जाते देखने पर मेरा पहला विचार यह बना कि शेर मुझे देखकर ही यहां से आगे गया है, परंतु बाद में कुछ सोचा तो पाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस घास क्षेत्र से न तो चट्टान और न मारा शिकार ही दिखाई पड़ता था और उसने मुझे नहीं देखा था, और यहां से आगे वह मेरे उसके रास्ते पर चलना शुरू करने के बाद ही गया था, इसका मुझे पक्का यकीन था। फिर वह अपना आरामदेह या बिस्तरा छोड़कर आगे क्यों चला गया? मेरी गर्दन के पीछे की तरफ चमक रहे सूरज ने इसका उत्तर दे दिया। एक अनभाती गर्म मई की सुबह के करीब 9 बज चुके थे और तरु शिखरों पर जहां सूरज आ चुका था
सूरज की तरफ नजर डालने से दिखाई दे गया कि पिछले 10 मिनट से इस घास पर उसकी किरणें पड़ रही थी। स्पष्ट है शेर को यह कुछ ज्यादा ही गर्म लगी होगी और मेरे यहां आने से कुछ पहले वह किसी छायादार जगह की तलाश में यहां से चल दिया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वह घास क्षेत्र 20 फुट वर्ग का था और दूर वाली तरफ से उस तरफ जिधर से मैं वहां पहुंचा था एक गिरा हुआ वृक्ष उत्तर दक्षिण पड़ा हुआ था। यह वृक्ष लगभग 4 फुट व्यास का था और चूंकि यह उस घास क्षेत्र के मध्य जहां मैं खड़ा हुआ था किनारे पड़ा था, इसकी दूरी मुझसे 10 फुट थी। वृक्ष के जड़ वाला सिरा पहाड़ी पास पर टिका हुआ था जो यहां खड़ी चढ़ाई से ऊपर उठ गया था और जिस पर झाड़ी जंगल उगा हुआ था, तथा शाखाओं वाला सिरा जो वृक्ष गिरते समय टूटकर अलग हो गया था, पहाड़ी के ऊपर से प्रक्षेप कर रहा था। इस वृक्ष से आगे पहाड़ी लगभग खड़ी ही प्रतीत होती थी और इसके मुख को पार करता हुआ चट्टान का एक संकरा पुष्ता था जो 30 गज आगे चल घने जंगल में पहुंचकर अदृश्य हो गया था। अपनी अटकल में कि शेर का अपनी जगह बदलने के कारण सूरज था, मैं सही था। वहां आश्रय लेने के लिए उसके पास वृक्ष के पिछले भाग के अलावा कोई अन्य उपयुक्त जगह नहीं थी और इस मुद्दे पर संतुष्ट होने के लिए मेरे पास चुपके चुपके पेड़ तक जाने और वहां जाकर देखने का एक ही उपाय था। यहां पंच में बहुत समय पहले देखा हुआ एक चित्र मेरी स्मृति में कौंध गया। चित्र एक शिकारी का था जो सिंहों के आखेट करने गया था, जिसने अफ्रीका में ऊपर नजर उठाने पर जब वह चट्टान के पास होता गुजर रहा था, एक महाविशाल सिंह के दांत निकाले चेहरे की तरफ सीधे देखा। चित्र के नीचे लिखा था, जब आप सिंह को तलाशने निकले तो पक्का निश्चय कर ले कि तुम्हें वह देखना ही है। सच है, उससे थोड़ा सा अंतर रहेगा कि मेरे मित्र ने अफ्रीका में ऊपर की तरफ शेर के चेहरे पर देखा और मैं नीचे की तरफ शेर के चेहरे पर देखूंगा। अन्यथा दोनों मामले यदि यह मान लिया जाए कि वृक्ष के दूर वाली तरफ शेर था, परस्पर बहुत मिलते जुलते हैं। अपने पैर एक बार में 1 इंच आगे कर मुलायम घास पर सरका सरका कर मैंने वृक्ष की तरफ बढ़ना शुरू किया और उसके और अपने बीच की दूरी आधी पूरी कर लेने पर मुझे चट्टानी पुस्ते पर लगभग 3 इंच लंबी एक काली और पीली वस्तु दिखाई पड़ी, जिसे मैंने अब देखा कि वह एक बहुप्रयुक्त आखेड़ पथ था। कितनी ही देर तक इस गतिशून्य वस्तु को मैं घूरता रहा और जब तक कि मुझे यकीन न हो गया कि वह शेर की पूंछ की नोक है। यदि पूंछ का शिरा मुझसे दूर होने का संकेतक था तो स्पष्ट था सिर मेरी ही ओर होगा। अपुस्ता जो कि कोई 2 फुट चौड़ा था, तो शेर तुपका बैठा हुआ और मेरे सिर वृक्ष के तने से ऊपर दिखाई पड़ने के क्षण ही मुझ पर उछलने के इंतजार में होगा। पूंछ की नोक मुझसे 20 फुट दूर थी और शेर की लंबाई बैठे होने पर 8 फुट मानी जाए तो उसका सिर मुझसे 12 फुट दूर था, परंतु उसे लगभग लूला बना देने वाली गोली चलाने के लिए और लंगड़ा लूला बनाने वाली गोली तो चलानी ही होगी। यदि यहां से मुझे अपने पैरों वापस आना है, मुझे उसका शरीर काफी ज्यादा दिखाई पड़ना चाहिए और ऐसा होने से पूर्व मुझे उसके और ज्यादा पास पहुंचना पड़ेगा। और तब जिंदगी में पहली बार मुझे बिना कॉक चढ़ाई राइफल लेकर चलने की अपनी आदत पर अफसोस हुआ। मेरी 450 x 400 राइफल का सेफ्टी कैच हटाए जाने पर एक
खास तरह की क्लिक करता है और कोई भी आवाज होने पर अब शेर सीधा मेरे सिर पर आ कूदेगा, अथवा गोली चलाने की दूरी के अंदर मेरे आने की संभावना से पहले ढलवा पहाड़ी पास से नीचे उतर यहां से दूर चला जाएगा। इंच इंच कर मैंने फिर आगे सरकना शुरू कर दिया, जब तक कि उसकी सारी पूंछ और उसके बाद उसका पिछवाड़ा मेरी दृष्टि में नहीं आ गया था। जब मैंने उसका पिछला भाग देखा तो मैं खुशी से चिल्ला उठ सकता था, क्योंकि उसने दिखा दिया था कि शेर बैठा हुआ और उछलने को तैयार बैठा हुआ नहीं बल्कि लेटा हुआ था। चूंकि उस 2 फुट चौड़े पुस्ते पर सिर्फ उसके शरीर के लिए ही जगह थी, इसलिए उसने अपनी पिछली टांगें बाहर की तरफ फैला दी थी और उन्हें वह बांज के बाल वृक्ष की ऊपरी शाखाओं पर रखे हुए था, जो उस लगभग खड़े पर्वतीय पार्श्व के आनन पर उगा हुआ था। एक कदम आगे बढ़ने पर उसका पेड़ भी दिखाई देने लगा और जिस नियमित ढंग से वह ऊपर उठ और नीचे गिर रहा था, मैं जान गया था कि वह सोया हुआ है। पूर्वापेक्षा कम धीरे धीरे अब मैं और आगे बढ़ा और तब उसका कंधा और पूरा शरीर मेरी दृष्टि के सामने आ गया। उसके सिर का पिछला भाग उस घासीय भूखंड के किनारे पर टिका हुआ था और जो उस गिरे हुए वृक्ष से 3 या 4 फुट आगे तक चला गया था। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थी और उसकी नाक आकाश की तरफ संकेत कर रही थी। उसके माथे को राइफल की दर्शिका की सीध में लाकर मैंने उसका घोड़ा दबाया और मजबूती से उस पर दबाव बनाए रखकर उसका सेफ्टी कैच भी ऊपर धकेल दिया। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि राइफल की नियमित विधि को उलट देने से काम चलेगा या नहीं, परंतु उससे काम चल ही गया और जब इतनी कम दूरी से उसकी मारी गोली उसका माथा तोड़कर उसमें घुसी तो उसके शरीर में कोई खास कंपन नहीं हुई। उसकी पूंछ सीधी बाहर की तरफ फैली ही रही। उसकी पिछली टांगें उस बाल वृक्ष की ऊपरी शाखाओं पर पूर्णतः टिकी रही और उसकी नाक आकाश की ओर संकेत करती रही। उसकी स्थिति तब भी तनिक न बदली जब मैंने पहली गोली के बाद दूसरी और बिल्कुल अनावश्यक गोली उस पर दाग दी। एकमात्र परिवर्तन जो दिखाई पड़ा वह यह था कि उसके पेट का उठना गिरना बंद हो गया था और उसके माथे में बने आश्चर्यजनक रूप से छोटे 2 छिद्रों से रक्त निकलकर बह रहा था। मुझे पता नहीं कि शेर के बहुत पास होने की प्रतिक्रिया दूसरों पर क्या होती है, परंतु मुझ पर तो यह सदा एक सांस रुक जाने वाली भावना, संभवतः भय के कारण भी उतनी ही जितना वह उत्तेजना के कारण होती है, तथा थोड़ा सा आराम करने की चाहत छोड़ जाती है। मैं उस गिरे हुए वृक्ष पर बैठ गया और सिगरेट सुलगाई, जिससे मैंने अपना गला खराब हो जाने के दिन से स्वयं को वंचित कर रखा था और अपने ख्यालों को इधर उधर भटकने के लिए मुक्त कर दिया। कोई काम भली भांति पूरा हो जाने पर संतोष देता है और जो काम अभी पूरा हुआ था वह इसका कोई अपवाद नहीं था। मेरा उस जगह उपस्थित रहने का कारण उस नरभक्षी को मारना ही था और उस समय से जब 2 घंटे पहले मैंने सड़क छोड़ी थी, ठीक उस क्षण तक जब मैंने सेफ्टी कैच ऊपर की तरफ धकेला था, सभी कुछ उसमें लंगूर की बोली बोलना भी सम्मिलित है, ठीक ठीक ढंग से और बिना कोई गलती हुए चला था। इसमें बहुत संतोष था, उसी तरह का संतोष जैसे मेरा ख्याल है एक लेखक को अनुभव होता होगा जब वह उस कथानक के नीचे एंड लिखता है, जो चरण चरण करके
अपने को उस तरह खोलता जाता है जैसा होने की उसने इच्छा की थी। मेरे मामले में किंतु अंततः संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि मैंने उस जानवर को अपने से 5 फुट की दूरी पर सोते पड़े हुए मारा था। इस मामले में मेरी व्यक्तिगत भावनाएं मैं जानता हूं दूसरों की दिलचस्पी की नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि संभवतः आप भी ऐसे सोचते होंगे कि यह ठीक ईमानदारी का काम नहीं हुआ। और यदि ऐसा ही हो तो आपके सामने भी मैं वो तर्क रखना चाहूंगा जो मैंने अपने पर उपयोग किए थे, इस आशा में कि आपको वे उससे कहीं ज्यादा संतोषप्रद लगेंगे जितना वे मुझे लगे थे। ये तर्क इस प्रकार हैं। नंबर 1, शेर नरभक्षी था जिसका जीवित रहने से मर जाना ही ज्यादा अच्छा था। 2, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब उसे मारा गया वह जगा हुआ था या सोया हुआ। और 3, कि जब मैंने उसके पेट के ऊपर उठते और नीचे गिरते देखा, यदि मैं उसे छोड़कर चला गया होता तो उन सभी मानवों की मृत्यु के लिए जिन्हें वह उसके बाद मारता, मैं ही नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी होता। आप मानेंगे कि जिस तरह मैंने आचरण किया था उसके लिए ये सभी अच्छे और बलवान तर्क हैं, परंतु यह खेद फिर भी बचा रह जाता है कि अपने को होने वाले परिणामों के भय अथवा उस एकमात्र मौके को जो कभी मुझे मिल सकता था गवा देने के भय अथवा इन दोनों के संयोग के कारण मैंने सोते हुए जानवर को जगाया और उसे खिलाड़ी जैसा मौका नहीं दिया। शेर मर चुका था और यदि मेरे विजयोपहार को नीचे घाटी में गिरने और बर्बाद हो जाने से बचाना था तो उसे यथासंभव कम से कम देर किए पुश्ते पर से हटाना उचित था। राइफल को गिरे हुए वृक्ष से नीचे टिकाकर, जिसकी अब मुझे और जरूरत नहीं रह गई थी, मैं फिर ऊपर चढ़ सड़क पर आ गया और एक बार फिर खेतों के किनारे आकर दोनों हाथों को मिला प्याला बनाकर पहाड़ियों और घाटियों पर प्रतिध्वनित होती कू की आवाज लगाई। मुझे यह पुकार दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे आदमियों ने मेरी 2 गोलियों की आवाज सुन ली थी। जब वे पहले कटरे को खिलाने पिलाने के बाद वापस आ रहे थे और उस मकान में जितने आदमी आवाज सुनने की दूरी में थे उनको इकट्ठा करने के लिए दौड़ गए थे। अब मेरी कू सुनकर पूरी की पूरी भीड़ सड़क से भागती दौड़ती हुई मुझसे मिलने आ गई। जब मजबूत रस्सियों और कुल्हाड़ियां आ गई तो मैं उस भीड़ को अपने साथ फिर वहीं ले गया और शेर को चारों तरफ रस्सियों से कसकर बांधने के बाद रजामंद लोगों ने उसे आधा उठा और आधा घसीटकर पहले पुश्ते से उस गिरे हुए वृक्ष पर और फिर घास के उस क्षेत्र पर उतारा। यहां मैं उसका खाल निकाल लेता, परंतु ग्रामवासियों ने मुझसे मिन्नत की कि मैं ऐसा न करूं। यह कहते कि कार्तिकानौला और पास पड़ोस के गांवों की स्त्रियों और बच्चे बहुत खुश होंगे यदि उन्हें यह शेर अपनी आंखों देखने और इस बात से संतुष्ट होने का अवसर दिया जाएगा कि वह नरभक्षी जिसके डर में वर्षों से रह रहे थे, जिसने सारे जिले में आतंक का राज्य स्थापित कर रखा था, वास्तव और सचमुच में मर चुका था।